हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने अभी जस्ट पेपर अपना फिनिश किया है एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर कंडीशन। आई हैव पास्ड थ्रू दैट कंडीशन सेवरल टाइम्स, सो आई हैव सम एम्पैथी फॉर यू। और आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि इस समय कैसा फील होता है। सो आई डोंट वांट टू प्रोवोक योर इमोशंस। हम सभी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ चीज़ें हमने अच्छे से रिवाइज नहीं किया होता है, कुछ चीज़ें अच्छे से हम पढ़ नहीं पाए होते हैं, या फिर हम सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर पाए होते हैं। शायद इसके कारण हमारे पेपर में हमें कॉन्फिडेंस कम आ पाता है। समटाइम्स वी कमिट सिली मिस्टेक्स एंड कलेक्टिवली ओइंग टू ऑल दीज थिंग्स वी ऑलवेज एंड अप समवेयर अराउंड कट ऑफ। तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है रिजल्ट को लेकर के। लेकिन इन सब से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। जनरली आई हैव सीन आफ्टर गिविंग द एग्जाम, एस्पिरेंट्स कंप्लेन करने लगते हैं कि इस बार का पेपर डिफिकल्ट था, इस बार अच्छे से चीज़ें पूछी नहीं गई थी, एंड दे जस्ट से कि इस बार सब कुछ एबनॉर्मल था। बिल्कुल भी नॉर्मल पेपर नहीं आया था इस बार। कभी बोलते हैं एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पूछ लिया था, इकोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, कभी इकोनॉमिक्स ज़्यादा थी। इस बार तो पूरा पेपर भरा हुआ था एंशिएंट एंड मिडिएवल से, इतना फैक्चुअल। ओ माय गॉड, हाउ कैन आई टेल इट। बट फ्रेंड्स, आई ऑलवेज से कि ये पेपर कभी भी ना तो डिफिकल्ट होता है, ना तो कभी भी ये पेपर इजी होता है। The only thing is that how you did it. अभी इसी पेपर में मैं आपको 60 to 70 ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ करके दिखाऊंगा जो ओवर पावर हो गए थे, या जो एक तरीके से छुप गए थे आपकी निगाहों से, बिकॉज ऑफ दीज 30-35 क्वेश्चंस विच आर अनयूजुअल इन नेचर। इनफैक्ट उनको एबनॉर्मल बोलना भी ठीक नहीं है, बट यस, they have certain higher degree of difficulty. तो यूपीएससी के बारे में हमने जो स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी अपने 120 डेज प्रोग्राम में, वो फुल्ली वैलिड है और पेपर उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। पेपर में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। पेपर इज डेफिनेटली इन द लाइन इन विच यूपीएससी वाज गोइंग टूवर्ड्स। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूपीएससी जा रहा है। हर साल पेपर ज्यादा एनालिटिकल होता जा रहा है, हर साल पेपर ज्यादा कॉमन सेंस बेस्ड होता जा रहा है। एंड यस, समवेयर इट सीम्स दैट यूपीएससी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द कन्वेंशनल कोचिंग सिस्टम्स फॉर दिस एग्जाम। बट as I always insist that in this exam you don't need a coaching, you just need a coach. तो इन सब से अलग आइए हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। Here I have picked the set C or the booklet series number C for the discussions of your questions that has been asked. और इसमें जो भी चीजें दी गई हैं, जो भी क्वेश्चंस का सीक्वेंस है, उसको हम एज इट इज फॉलो किए हैं। आई हैव नॉट पिक्ड द क्वेश्चंस इन अ चेरी पिक्ड मैनर। So whether it was easy or difficult, it has been tagged near the question. इसके बाद हमने ये देखा है कि हमारी जो अप्रोच होगी, it is totally like an aspirant. एक स्टूडेंट किस तरीके से इसको एस्पायर करता है, किस तरीके से एग्जाम हॉल में किन किन प्रेशर्स को झेलता है, कहाँ कहाँ उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको हमने कोशिश करी है कि आप लोगों से शेयर कर सकें। और उसी में किस तरीके से जब आपका लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है तो उस समय क्या चीजें हो जाती हैं, और किस तरीके से आप बिल्कुल कंफर्टेबली कट ऑफ प्लस ले आ सकते हो, जैसा मैंने 120 डेज प्रोग्राम में फरवरी के महीने में आपसे वादा किया था। और जिन लोगों ने इसको फॉलो किया है वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू क्रॉस द मैजिक नंबर्स ऑफ कट ऑफ। सो लेट्स डिस्कस। This is the very first question of the set C, in which you can see
It is a matching of the pairs kind of question. और अब की बार के पेपर में यूपीएससी ने एक नया चाल चला है, एक नई चीज इनोवेट करी है। आप इसको देख करके बताएं कि क्या ये सिस्टम अच्छा है, बुरा है, आपको इसने फेवरेबली हिट किया। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। और आपको बताना है जो पहले दिया जाता था 1 and 2, 1, 2 and 3 इस तरीके के मैचिंग वाले क्वेश्चंस में, इस बार कई सारे क्वेश्चंस आए भी हैं मैचिंग के। तो इसमें आपको बताना है कि जो ये सिस्टम आया है लाइक दिस, ओनली 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट लाइक दिस। Here you can see only 1 pair correct, only 2 pair correct, only 3, all of the 4 pairs. फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए अगर ध्यान से तो दो बातें आपको दिखाई देंगी। पहली चीज तो ये है कि हाउ इट इज गोइंग टू बी इजी। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। इट कैन बी इजी फ्रेंड्स। सपोज करो किसी को ये वाला ऑप्शन आ रहा था, लग रहा है सही है, ये वाला लग रहा है गलत है, ये वाला लग रहा है सही है, वाला लग रहा है गलत है। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट गिविंग द फैक्चुअल आंसर हियर। तो फिर फाइनली उसका कंक्लूजन क्या हुआ कि उसके 2 पेयर्स इसमें करेक्टली मैच्ड हैं, 2 गलत हैं, और पूछ रहा है कितने करेक्टली मैच्ड हैं। तो ये हो गया, अभी भी आंसर 2 हुआ। मान लो मुझे गलती से पता हो कि नहीं ये दोनों नहीं, बल्कि ये और ये वाले सही हैं, लेकिन अगर ओवरऑल नंबर मेरा सही आ रहा है देन आई कैन टेक इट करेक्ट। गेटिंग द पॉइंट? मतलब इसमें ये बात फैक्चुअली मैटर नहीं कर रहा है कि कौन कौन से वाले सही हैं तब जा करके इसको सही माना जाए, बल्कि सिंपल एक गेस आप कर सकते हो कि हाँ ये वाला सही हो गया। इसमें सिर्फ 2 सही हैं, कौन से 2 वाले सही हैं वो प्रिसाइजली नहीं भी पता है, तब भी आप सही आंसर टिक कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज गिविंग यू सम ईज, लेकिन वहीं पे इसकी डिस ईज भी है। दैट इज द टफ साइड। टफ साइड में आप देख सकते हो क्या है कि इसमें अगर आपको मान लीजिए जब 1 ओनली 2 ओनली ऐसे करके आता था या 4 सही रहते थे इसमें पेयर्स, तो अगर आप किसी एक को एलिमिनेट करते थे तो उससे कभी कभी 3 के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते थे, जैसा कि इस पेपर में भी है, आगे चल करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सो दिस अपॉर्चुनिटी यू हैव मिस्ड, और इस टाइप के क्वेश्चन में ये फायदे नहीं मिल पाएंगे। तो इसके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और आप इसको इवेल्युएट करें और बताएं कि आपके लिए कैसा रहा, फेवरेबल रहा या अनफेवरेबल रहा, या फिर आप इसमें कंफ्यूज हो गए थे और समझ नहीं पाए कि क्या किया जाए। सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। अब आते हैं इसके आंसर के बारे में और ये क्वेश्चन कैसा था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दिस वाज वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, एंड अनफॉर्चुनेटली ये पहला ही क्वेश्चन था। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। मैंने बोला था कि शुरू के 3-4 क्वेश्चंस भी अगर आपको टफ दिखाई दें फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है और कंटिन्यूअसली आपको आगे बढ़ते चले जाना है। यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन एंड गो फॉर द नेक्स्ट। स्टिल नॉट वर्किंग, गो फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट। इफ इट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग यू शुड माइग्रेट टू क्वेश्चन नंबर 26, जैसे कि आपको क्लास में हमने सिखाया था, 120 डेज प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था इसको। तो वहां आपको डेफिनेटली कुछ चेंज मिल सकता है, कुछ आपके फेवर का सब्जेक्ट मिल सकता है, इसको आप कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट फ्रेंड्स? वेरी नाइस। अब इसको देखिए हम कैसे गेस कर सकते हैं। ऐसे तो हम हिम्मत हारेंगे नहीं, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। एक तो पहला क्वेश्चन तो हम ऐसे भी नहीं छोड़ते। सो क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। अभी हमारे पड़ोस में एक जन आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने अपना बहुत अच्छे से घर को रेनोवेट किया है और उसमें आगे लिखा हुआ है कलसी, कलसीज, मतलब दिस इज अ सरनेम एंड द पर्सन इज फ्रॉम यूके, उत्तराखंड। तो इसलिए पर्टिकुलरली हम लोगों को अच्छे तरीके से ये पता है कि कलसीज ये एक जगह का भी नाम है और
कहाँ पे अशोका की मेजर रॉक एडिट्स थी, इसके लिए एक बाकायदा मैप दिया गया है आपके हर इसमें बुकलेट्स में दिया गया है जो आपको नोट्स दी गई थी. So you can go through it and I will show you all these places are mentioned, but still I have told you कि आपको एक rough idea होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है. But yes, I can understand nobody can memorize it, nobody can memorize it all together, but still it is important thing and you are supposed to memorize. फिर भी मैं मान रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की तरह इन चीज़ों को नहीं ले रहा हूँ कि किसी का ऑप्शनल रहा हो हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आ गया तो शेयर हो गए, फिर अभी जा करके वो पॉलिटी के बारे में आया, साइंस टेक के बारे में आया तो ढेर हो गए. तो ऐसे नहीं करना है, एक बार शेयर हो गए, एक बार ढेर हो गए, बल्कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक एस्पिरेंट फ्रेंडली अप्रोच से इसको डिस्कस करेंगे. एंड आई विल नॉट एक्सेजरेट द थिंग्स, आई विल नॉट से कि अरे ये नहीं बना आपसे. आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ सेंसिटिव थिंग. तो आइए देखते हैं फिर इसमें क्या कर सकते हैं, हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं. कल सी मैंने तो कर लिया, बट आप कैसे करोगे. लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है इस नाम से ही थोड़ा सा कि ये कर्नाटका टाइप का नाम तो नहीं है. अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ लॉजिक प्रॉपरली, बट यस यू हैव टू फॉलो इट. वहीं पे जाऊगड़ा, जैसे जादूगड़ा माइंस, ये सारी चीजें थी, ये आंध्र प्रदेश में. तो ये वाले वर्ड्स तो उससे टैली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सामने मध्य प्रदेश लिखा है. So again, it is not seemingly, it is not a very tongue friendly for MP. और इसके लिए हम आप बोल सकते हैं, और अगर इतनी फेमस चीज होती है और आप लोग MP को बिलोंग कर रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये पता होना चाहिए था. आपने अगर इसको एफर्ट भी किया था तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे हैं इनकी साइट्स, ये तो आपको पता होना चाहिए था. तो मतलब ये नहीं है तो शायद चांसेस हैं कि ये नहीं सही होगा. कलसीस भी नहीं सही है. धौली इन उड़ीसा एंड इरागुद्दी इन आंध्र प्रदेश, ये नाम थोड़ा सा लग रहा है कि दिस कैन बी ट्रू. धौली इन उड़ीसा, ऑल्दो इट इज ट्रू, आई नो इट नाउ, बट पहले मुझको ये पता नहीं था कि धौली उड़ीसा में है. सो यस, इट मेक्स इट डिफिकल्ट. एंड अगेन द प्रॉब्लम ऑफ दिस सिस्टम इज दैट कि अगर आपको जब तक ये चीज पता नहीं है तब तक आप फाइनली टिक नहीं कर सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा. सो दैट्स व्हाई आई एम टैगिंग इट एज अ टफ क्वेश्चन. नो डाउट फ्रेंड्स, इट इज अ टफ क्वेश्चन. कोई ऐसे भी बोले इसके बारे में, ऑल्दो द करेक्ट आंसर इज 2, बट स्टिल इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन. क्योंकि एग्जाम हॉल में द गिवन लेवल ऑफ प्रेशर यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज इट. बट स्टिल आपको कैसे गेस करना था और एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करने की टेक्निक भी मैंने आपको बता दी. तो ऐसे में जनरली हम लोगों को कर लेना चाहिए या सेकंड टाइम में कंसिडर करना चाहिए इफ यू आर स्पेशली इफ यू हैव नॉट क्रॉस द मार्क ऑफ 60 क्वेश्चंस एट लीस्ट, तो आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा. सो आई होप यू गॉट इट. ये देखिए यहाँ पे एडिट्स ऑफ अशोका है जो आपकी नोट्स में दी गई है. बहुत अच्छे से हमने किया है इसको. ये देख सकते हो आप यहाँ पे, दिस इज इरागुद्दी, दिस इज जौडगा, दिस इज कलसी. ये सारे के सारे प्लेसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में आपको पूछा गया था यहाँ पे. So you can easily guess. So let's go for the next question. That is, once again it is matching and once again it is from history, ancient and medieval history. अब इसमें देखिए, ये भी क्वेश्चन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें भी सेम मॉडस ऑपरेंडी फॉलो करी है पूछने के लिए कमीशन ने. कमीशन के बारे में एक परसेप्शन एक बन गया है मेरा, और शायद आप सब लोगों का भी बन गया होगा जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम एक इमेज बना लेते हैं. तो जो इमेज एक बनी हुई है इनके बारे में वो ऐसी है कि इनको बहुत मजा आता है जब कोई ऐसी सिंपल चीज पूछे जो आपको पता होनी चाहिए थी, आपको ऐसा लगे, लेकिन आपको वो चीज पता ना हो या आप उसको ना कर पाए, फिर ऐसा लगता है यूपीएससी बहुत खुश होता है. So it's really a good trick to play.
और इसीलिए तो ये सबसे मजेदार एग्जाम है। तो देखिए आप यहाँ पे नानुक के बारे में दिया है, चंदेलास, भोज, नागभट्टा और जय शक्ति। इसमें से कुछ नाम तो फेमस है जो हमको पता होने चाहिए, जैसे राजा भोज की नगरी में आप रह रहे हो, सो फ्रॉम विच डायनेस्टी ही यूज्ड टू बिलोंग, ये आपको पता होना चाहिए। तो नागभट्ट वेरी फेमस हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। चंदेल और परमार के फाउंडर्स के बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो ठीक नहीं है। कम से कम ये दो डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चंदेलास और परमार, दिल्ली सल्तनत के पहले जो वहां पे थे, दीज वर क्षत्रियास। तो इनके बारे में, लेकिन जब तक क्लियर नहीं पता होगा फाइनल आंसर आएगा नहीं। दैट्स व्हाई इट्स अ टफ क्वेश्चन। और ये 1 पेयर 2 पेयर करके ओनली 3 पेयर, ऑल आर द 4 पेयर्स करेक्ट, ये सिस्टम इज रियली डिफिकल्ट हियर। तो शायद आप इससे एग्री करें। हालांकि इसका आंसर हमने विकिपीडिया से आपके लिए रख दिया है, और इसमें कुछ लॉजिक है, लॉजिक नहीं है लेकिन एक जस्टिफिकेशन है इसका, कि अगर आप पढ़ रहे हो एंड यू आर स्टडीइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी व्हिच इज इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, तो इसमें जो नानुक है वह फाउंडर ऑफ दी चंदेला डायनेस्टी। और अगर आपको चंदेला डायनेस्टी के बारे में कुछ भी पता है, किसी एक जन का भी नाम पता है, तो एटलीस्ट नानुक चंदेला के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इसमें बल्लाड्स हैं, कुछ इनके जो उस समय गाए जाते थे गीत, एक्सटॉलेशन में इनकी प्रशंसा करने में जो राजा लोग होते थे, उसमें कुछ और चीजें लिखी हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकली वेरीफाइड एविडेंसेस हैं उसमें इनका नाम आता है। दूसरे हैं जय शक्ति चंदेल, इनका भी नाम आता है, और ये जो लिस्ट होती है इसमें चंदेला किंग्स के जो प्रोमिनेंट रूलर्स की, वो जय शक्ति और विजय शक्ति जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। दोनों भाई थे, जय शक्ति बड़े भाई थे और विजय शक्ति छोटे भाई थे। तो ये बट इट्स अ डीप नॉलेज, इट्स रियली अ डीप नॉलेज, और मुझे भी ये बात पता नहीं थी, मैंने इसको रिसर्च किया इसके बाद में, सो आई कैन इजिली एक्सेप्ट इट। और आपको मैं बोलता हूँ कि हर चीज आपको पता होना जरूरी नहीं, बिकॉज इट्स इन क्वालिफाइंग नेचर। तो ये जरूरी नहीं कि आपको ये आता रहे तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो। अभी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगा जिनके दम पे आप इसको बड़े आराम से इसमें से आप कट ऑफ निकाल सकते हो। बट यस, ये कॉन्टेक्चुअली आ गया था तो आपने देखा। लेकिन एलिमिनेट क्या कर सकते हैं, राजा भोज का नाम आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलरली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम भोपाल, यू आर फ्रॉम हियर, तो आपको राजा भोज का नाम पता होना चाहिए। किस डायनेस्टी के थे राजा भोज परमार, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके बारे में आप बहुत क्लियर हो जाओगे। इसके बारे में कहानी भी आई थी, और इसके बारे में पेपर में एक बड़ा सा आर्टिकल भी आया था कि कैसे ये जो क्षत्रिय थे, परमार क्षत्रिय थे, वो लोग दलित कैसे बन गए, और आज ये एससी कैटेगरी को कैसे बिलोंग कर रहे हैं इनमें से कुछ लोग। सो नॉट एवरीबॉडी, सो यू कैन सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप चाहो तो गूगल करके देख लेना इसके बारे में, अदरवाइज आई विल टेल यू इन क्लास। और यहाँ पे नागभट्ट फर्स्ट एंड सेकंड है, जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ये बहुत फेमस हैं, इनको तो आपको पता होना चाहिए। सो दीज टू पीपल यू मस्ट बी नोइंग इफ यू हैव अ लिटिल गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यूपीएससी रिक्वायर्स फ्रॉम यू, तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए था। और चंदेला के फाउंडर भी पता होना चाहिए था। तो 3 स्टेटमेंट से काफी कुछ आप आंसर के नजदीक आ सकते थे, और आपको 2 ऑप्शन से ज्यादा एलिमिनेट हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट तो आपको करना था, बट इसमें रिस्क था। चलो, ये दोनों क्वेश्चन ही अगर आपको छोड़ भी देना पड़ा रहा हो, अगर मान लो आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे या नेक्स्ट सीजन में करना चाहते थे इसको, सो थर्ड इज अ क्वेश्चन व्हिच इज ट्रीट फॉर यू। अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज करी गई होगी, फॉलो इनसाइट्स की, विजन की, आईएएस बाबा की, या किसी भी ब्रांड की टेस्ट सीरीज अगर करी गई होगी, सिंपल एनसीईआरटीज पढ़े रहे होंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे आपको बराबर मिलते रहते हैं। दिस इज कंसीडर्ड एज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो ये इसलिए हम इसको इजी मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें संगम लिटरेचर के बारे में बताया गया है। संगम लिटरेचर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी यहाँ पे देखो लॉजिक आपका कैसे काम करेगा। बिना लॉजिक के आप सरवाइव नहीं कर सकते हो इसमें, कितना भी आप पढ़ाई कर लो। मैं आपको बार बार बोला करता था क्लास में,
संगम poems are devoid of any reference to material culture. बहुत ही बेकार ऑप्शन बना है ये. डिवाइड ऑफ, जो चीज गलत करनी होती है ना यूपीएससी को, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो जानबूझ के हिंट दे देते हैं जिससे किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो, कोर्ट में चैलेंज ना हो ये पेपर. और यही रीजन है एमपीपीएससी के पेपर्स बार बार कोर्ट में चैलेंज हो जाया करते थे, लेकिन यूपीएससी में कुछ भी ऐसा नहीं होता है. कभी कभार थोड़ा सा मीडिया में हो हल्ला होता है, बट वो कोर्ट जाने लायक बात होती ही नहीं है, क्योंकि बहुत सोच समझ के लोग बनाते हैं. और देखिए यहाँ पे संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर. ऐसा इम्पॉसिबल है. बहुत सारे मटेरियल कल्चर के बारे में बात करिए. इनफैक्ट वो ज्यादा माइथोलॉजिकल बात नहीं किए हैं, बहुत सेकुलर है वो लिटरेचर, और बहुत ज्यादा सोशल और मटेरियलिस्टिक कल्चरल लाइफ के बारे में डिस्कस किए हुए हैं. तो सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नोन टू संगम पोएट्स. क्या इसका उल्टा प्रूफ किया जा सकता है? I had told you a system of logic. Is the negation of this statement possible? क्या इसको हम डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को? ये बड़ा असंभव सा कार्य हो जाएगा. क्या होगा इसका उल्टा? The social classification of Varna was known to Sangam poets. Even it is going to be correct. अगर भले ही उन्होंने लिखा ना रहा हो, उनकी राइटिंग्स में ऐसा ना रहा हो, लेकिन फिर भी इस स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस बन जाते हैं. अदरवाइज ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है. कैसे कि भले ही उस समय इन पोएट्स ने लिखा नहीं रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा के बारे में, लेकिन उनको अगर पता रहा होगा, इसको कैसे असर्टेन करेंगे? ऑफ कोर्स कोई ना कोई लिटरली एविडेंसेस चाहिए या कोई ऐसी चीज चाहिए. तो इसलिए ये इजिली आप इसको पिक कर सकते हो. डिवाइड ऑफ है तो ये मस्ट बी इनकरेक्ट होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था. संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स. बिल्कुल गलत बात है, उसमें वॉर्स के बारे में काफी कुछ लिखा गया है. और संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल. ये बड़ा कंफ्यूज कराने वाला और धोखा देने वाला ऑप्शन है. फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं था. ये सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा ये नोन रहा होगा, ऐसे हम डिसाइफर कर सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से जाने के बाद. ठीक है. सो आई विल कंसीडर इट अ इजी क्वेश्चन. व्हाट यू थिंक? प्लीज टाइप योर आंसर, टेक अ पॉज, से yes or no. नेक्स्ट है योग वशिष्ठ was translated into Persian by निजामुद्दीन पानीपती during the reign. प्राइमा फेसाई देखने में ये क्वेश्चन भी बहुत फैक्चुअल, बहुत ज्यादा फैक्चुअल, अति में फैक्चुअल लग रहा है, और ये है भी काफी हद तक. फिर भी अगर मैं आपको बोलूं एक लैटरल लॉजिक सिस्टम जो हम फॉलो किया करते हैं, देखो इसमें आप कंप्लीट लॉजिक सिस्टम की तरह मत यूज करना, और आप कर भी नहीं पाओगे, कुछ भी करके फिर फेल हो गया. इससे बेहतर तरीका है कैसे क्वालिफाइंग मार्क्स निकाले जाएं. भले ही हम थोड़ा सा पॉलिटिकली लेस लॉजिकल हो या लेस एप्रोप्रिएट हो हमारा लॉजिक, लेकिन फिर भी आपके लिए काम तो कर रहा है, गेम तो कर रहा है ना, ये क्वेश्चन तो सही करा रहा है ये. सो योग वशिष्ठ का ट्रांसलेशन करने की बात करी गई है इसमें से कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो? जस्ट टेल मी. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर्स हैं, और योग वशिष्ठ रामायण हिंदूज का एक बहुत फेमस ग्रंथ है. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? क्या औरंगजेब ऐसा करवाएगा? इसका ट्रांसलेशन एक बहुत अच्छी बात है ना, रिलीजियस सिंक्रेटिसिज्म ले आएगा, भाईचारा ले आएगा ये. तो औरंगजेब इज नोन फॉर हिज नॉन सिंक्रेटिक रिलीजियस पॉलिसीज, तो ही इज लीस्ट लाइकली टू डू इट, सो वी कैन एलिमिनेट हिम. In his reign, this kind of things have not had done. वो एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था इस टाइप की चीजों का, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये नहीं रहा होगा. फिर आ जाइए इधर हुमायूं पे. तो हुमायूं बाबर के जस्ट बाद में आए थे, और बाबर उसके बाद में इन्होंने अपनी जस्ट लेगेसी को कंटिन्यू किया था, जो बाबर करना चाह रहे थे उसी को. सो ही डिड नॉट फाइंड एनी टाइम फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस.
तो इनको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि अभी नए नए थे ये लोग, पुराने नहीं हो पाए थे। तो इसलिए उस समय इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना डीप प्रोजेक्ट को कमीशन करना इनके बस की बात नहीं रही होगी, या उस समय ऐसी कंडीशंस नहीं थी। लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। फिर अकबर का टाइम आया, एंड अकबर इज वेरी वेल नोन फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिसमें रिलीजियस सिंक्रेटिसिज्म हो। तो अकबर ने इन सब लोगों को बोला था ट्रांसलेट करने के लिए, और बदले में उनको पैसे भी दिए जाते थे। दिस वाज द ग्रेटनेस ऑफ दिस रूल। तो आप इसको जो है सही वाली कैटेगरी में आप मान सकते हो, और इन दोनों को गलत वाली में। शाहजहां वाज टू बिजी इन कंस्ट्रक्शन वर्क, वो कंस्ट्रक्शन के काम में काफी ज्यादा बिजी रहते थे, या उनको कमीशन करवाना उनका मेन इंटरेस्ट आर्ट एंड कल्चर का इधर था। सो ही वाज नॉट वेरी मच कीन। तो इस तरीके से मैं अपना एक पुअर लॉजिक सिस्टम यूज करके इसको मैं काफी हद तक एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रहा। दारा शिकोह एंड अकबर के टाइम पे, दारा शिकोह वाज अ वेरी गुड पर्सन इन दिस सेंस। सो उसकी रिलीजियस सिंक्रेटिसिज्म की वैल्यूज काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। तो वहां पे आप देख सकते हो इस बात को, इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। क्या कहना है आप लोगों का, प्लीज टेल मी एंड रिप्लाई। क्वेश्चन वाइज आप रिप्लाई करना, जो भी कमेंट्स लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आप बोल दो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपत्ति है आपको कि ये ऐसा नहीं हो सकता है जैसा आप बोल रहे हो, सो यू कैन जस्ट राइट 4 एंड बिफोर राइटिंग योर कमेंट। ठीक है, सेट सी क्वेश्चन 4, ऐसे आपको शुरुआत में रेफरेंस दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो योग वशिष्ठ रामायण के बारे में डिटेल्स हैं। इसके दूसरे नाम है योग वशिष्ठ महारामायण, अर्ष रामायण, योग वशिष्ठ रामायण एंड एक्सेट्रा इसके नाम है। इसका टाइम पीरियड है 6th या 7th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी तक। अब आपको एक बात और बता दें, जैसे जो माइथोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम है उसमें बोला जाता है कि वेद व्यास बोला जाता है। वेदों को लिखने वाले थे व्यास ऋषि। हालांकि हिस्टोरिकल एविडेंसेस में हमको ये सब चीजें पता नहीं है, सो हमने आउट ऑफ कन्वेंशन कुछ चीजें अडॉप्ट कर ली हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं इसमें। तो वेद व्यास को हम कंपोजर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही एक नाम दे दिया गया है बस। इट इज एट्रीब्यूटेड टू महर्षि वाल्मीकि, जैसे यहाँ पे हैं, बट द रियल ऑथर इज अननोन। वैसे ही वेदास को बोला जाता है व्यास जी ने लिखा है, लेकिन रियल में वेदास को अपौरुषेय कहा जाता है। मींस उनके राइटर्स के बारे में कुछ भी हमको पता नहीं है, क्योंकि पहले एक टेंडेंसी होती थी लोगों में कि वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, बहुत स्पिरिचुअल टाइप के लोग थे। तो इसके कारण से ऐसा हुआ था। तो ये हो गया। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं, कभी मौका मिले तो इस किताब को आप पढ़ सकते हो, योग वशिष्ठ रामायण। हालांकि ये बहुत ही बल्कि है, लेकिन इसकी जो जिस्ट है वो बहुत अच्छी है। बहुत सारी नीतियां आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पे यूपीएससी में काम आती हैं। जैसे बोला गया है आपको अनबायस्ड मन आपका होना चाहिए, माइंड, किसी के लिए कोई प्री कंसीव नोशन नहीं होना चाहिए। भले ही एक बच्चा भी अगर लॉजिकल बात कर रहा है जो एक्सेप्टेबल हो, तो उसको हमें लॉजिकली चेक करना चाहिए वेदर इट इज गुड फॉर हिम और हर और नॉट, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन अलाउ और डिसअलाउ देम टू डू सर्टेन थिंग्स। इसके बाद आपने याद होगा रामानुजन की जो रामानुज की स्टैचू थी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में डिटेल में आया था इनसाइट्स में। सेम वहां से क्वेश्चन पिक किया गया है, जनवरी की मैगजीन जो इनसाइट्स की है। और इसके बारे में आपको देखिए यहाँ पे डिटेल्स कुछ ऐसे दिए गए थे। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, कहाँ पे सिचुएटेड है, हैदराबाद में है, कितनी लंबी है, कितना केजी की है, सब डिटेल्स इनसाइट्स ने दिया था। मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, काम की चीज यहाँ पे मिल जाएगी। मोक्ष के बारे में जो विशिष्ट अद्वैतवाद था, इसमें जो टीचिंग्स थी, काफी भक्त टाइप के लोग हुआ करते थे, वो बहुत रेशनल लोग नहीं होते थे, बहुत डिस्कशन ओरिएंटेड लोग भी नहीं थे वो। तो इनको लगता था कि मोक्ष अगर आपको चाहिए, लाइक मीराबाई जैसे कुछ रिफॉर्मर्स थे, जो भक्त थे, भक्ति मूवमेंट टाइप के जो सेंट्स थे, उन लोगों ने ये टेंडेंसी दिखाई थी। तो डिवोशन को बहुत ज्यादा प्रेस किया जाने लगा, एंड इट केम बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर रिलीजन्स लाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी।
जहाँ पे प्रेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, हालांकि हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं था। इसके पीछे क्या रीजंस थे, दैट इज अनदर क्वेश्चन एंड वी कैन डिस्कस इट समटाइम्स आफ्टर द डिस्कशन। सो मोक्षा के लिए क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ डिवोशन, प्रेज, वर्शिप एंड कंटेम्पलेटिंग द डिवाइन परफेक्शन। इससे आपको मोक्ष मिल सकती है। और आपके पेपर में देखो आया है, सॉल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन, ध्यान करने से मिलेगी, नहीं मिलेगी। फिर कैसे मिल पाएगी, सिर्फ भक्ति करो, सॉल्वेशन वाज डिवोशन, उसी में खो जाओ फिर मिल जाएगा। अब इसमें वेदास के बारे में देखो बोल दिया गया है, इनकी टीचिंग्स ऐसे कैसे हो सकती थी कि वेदास आर इटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड होली अथॉरिटेटिव। होली अथॉरिटेटिव ये तो गलत बात है, ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता, अगर बोलेगा तो सुना नहीं जाएगा वो वेदास के बारे में। लॉजिकल आर्गुमेंट्स वर एसेंशियली मीन्स फॉर द हाईएस्ट ब्लिस। दिस इज अगेन वेरी पुअर स्टेटमेंट, यू कैन इजीली रिमूव इट। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आई होप। इसमें क्या डिफिकल्ट माने इसको, मुझे नहीं लगता इसको डिफिकल्ट मानना चाहिए, बट स्टिल यू शुड वर्क अपॉन इट। दिस इज अबाउट वैष्णविज्म। इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट। फिर अगला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड वाला जो सोमनाथ टेम्पल के बारे में है। इसमें भी देखिए, अब यहाँ पे अपनी वाली टेक्निक काम करेगी एलिमिनेशन के लिए। जिसको जरा सा भी पता होगा सोमनाथ टेम्पल, पहली बात तो द्वादश ज्योतिर्लिंग जो आते हैं उनके बारे में ये है कि नहीं है आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे शेयर किया था एक बार दिस मैप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, ranging from Rameswaram in the far south to Kedarnath to the far north। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओवरऑल 12 शिवलिंगास हैं डिफरेंट स्टेज में, जिसमें श्लोक के माध्यम से इसको बताने की कोशिश भी करी गई है हमारे शास्त्रों में। जिसमें सबसे पहले क्या बोला गया है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च। तो सौराष्ट्र में सोमनाथ यानी गुजरात सौराष्ट्र रीजन का जो सोमनाथ है, इसको सबसे पहले ही क्या कर दिया गया है, इसका स्टेटस क्या हो गया, इट इज द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक पार्ट है। तो कुछ कहना ही नहीं है इसमें, एक पॉइंट तो ऐसे ही सही हो गया, जस्ट मैप के कारण से, देखने के कारण से हमने आपको बताने को भी बोला था। सोमनाथ टेम्पल ज्योतिर्लिंग हो गया। और उस समय प्राण प्रतिष्ठा जो थी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया था और इसको एक स्पेशली एक्ट बना करके इसको किया गया था। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड ही वांटेड दैट इन अ सेकुलर कंट्री नो ऑफिस होल्डर शुड विजिट टू अटेंड द सेरेमनीज ऑफ रिलीजियस नेचर। लेकिन उस समय जो प्रेसिडेंट थे, he wanted to visit the place। राजेंद्र प्रसाद जी थे उस समय, तो उन्होंने इसको विजिट करना चाहा और वहां पे वो गए, उनको इनवाइट किया गया था एंड he went there despite holding the highest office of the country। So he visited the place and he made it all happen। Apart from him, the person who was also responsible and can be given the credit is सरदार पटेल। तो उन्होंने भी हेल्प किया था, लेकिन इन्होंने खुद इसमें विजिट किया था और प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। तो बस इतना, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट से भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट भी आपको पता हो तो देखो, आप थर्ड को एलिमिनेट करते ही तो आप सीधे आंसर पे आके खड़े हो रहे हो, ठीक है। और जिसको नहीं पता है वो प्रधानमंत्री वगैरह थोड़ा सा देख लिया करो, अभी फुर्सत में हो आप लोग तो यू कैन वॉच इट इजली। तब तक कुछ कंस्ट्रक्टिव यूज करो, नहीं तो आप मूवीज वेब सीरीज देख करके इस टाइम को बर्बाद कर सकते हैं। यस, यू कैन टेक अ लीव ऑफ अ वीक, बट थिंक कि आपको दोबारा से इसमें अगर लगना है तो अच्छे से करो इसको।
अब देखिए यहाँ पे 7th क्वेश्चन आया है जो प्राइमा फेसाई देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है आपको, बट एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। बी सेल्स, टी सेल्स, T4 लिम्फोसाइट्स, T4 का टेस्ट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी सेल्स क्या करती हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, जो हमारे ये जो सेल्स हैं उनका रोल क्या होता है। सो दे फाइट विद द डिजीजेस फ्रॉम द पैथोजेंस। इसकी डिटेल मैकेनिज्म हमने आपको बताई थी, किस तरीके से एक फॉरेन बॉडी आती है जिसको पैथोजन बोलते हैं, फिर यहाँ पे इसको इनपुट्स मिलते हैं एंड दे गेट ट्रिगर्ड एंड स्टार्ट सीक्रेटिंग द स्टार्ट मेकिंग द एंटीबॉडीज। पूरा प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे हम एक लेक्चर तो है नहीं तो आपको हम समझा सकते थे, इसमें समझाते, बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं है, इतना गैप है ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जीज। ये बात लग रही है लॉजिकल, मस्ट नॉट बी करेक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर भी अब ये एलिमिनेट हो जाएगी। दे एलिविएट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, 100% रॉन्ग। दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन द बॉडी। इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं है बल्कि इम्यून सिस्टम को तो ट्रिगर कर रहे हैं ये लोग। इम्यूनोसप्रेसेंट लगते हैं जैसे किसी ने कोई मान लीजिए किसी को कोई ट्रांसप्लांट हुआ, बोलते हैं ना इनको हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ये काम नहीं कर रहा है, तो ग्रीन कॉरिडोर बना करके किसी का हार्ट लाया गया, लगाया गया, लेकिन बॉडी कभी कभी क्या करती है, वो रिजेक्ट कर देती है जो फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं, और जो हार्ट वहां से ले जा करके लगाया जा रहा है किसी पेशेंट की बॉडी में, तो ये भी एक तरीके से क्या है, फॉरेन एलिमेंट है, तो उसको भी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है और उसके लिए इम्यून ट्रिगर हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जाती हैं इन लोगों को जिनके अंदर कोई भी बॉडी पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। तो जस्ट इमेजिन अगर बी सेल्स और T4 सेल्स ऐसा करने लगेगी तो खतरा हो जाएगा, फिर मतलब फिर अपने जो भी अंदर में चीजें हैं उसके लिए अगर इम्यूनोसप्रेसेंट्स मतलब इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने वाले को सप्रेस कर देना, तो अगर ऐसा कर दिया जाएगा फिर तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी इंसान की, और सिंपल सी सर्दी जुकाम से ही उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो जाएगा। जरा से डस्ट वाले एनवायरनमेंट में गए नहीं कि वो छींकना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर पैथोजन मैनेजमेंट सिस्टम। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ये सबसे सेकुलर सबसे बेहतर स्टेटमेंट है। अब ए और डी को कंपेयर करो। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जीज। पूरी बॉडी को नहीं करते हैं प्रोटेक्ट, कोई एक्सटर्नल चीज है तो वो होगी, जैसे इचिंग हो गई, आपको कोई भी चीज ने टच किया, किसी को डस्ट से एलर्जी है तो ये एलर्जी को पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं मैनेज, हाँ, लेकिन ये डिजीज को काज करने वाले पैथोजन से फाइट करते हैं आखिरी टाइम तक। सो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन माय ओपिनियन हियर। यहाँ पे डिटेलिंग्स दी गई हैं कैसे ये करते हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ भी अलग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन साइंस टेक का है ऐसा लग रहा है। जस्ट ऑप्शंस पढ़िए, और मुझे नहीं लगता किसी का भी ये गलत हुआ होगा जिसने भी नॉर्मल टेक्निक्स फॉलो करी थी क्लास में गेस करने की। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। कैसे प्रूव करोगे कि कहीं पे नहीं है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। ये होते हैं नैनो पार्टिकल्स, नेचर में भी होते हैं, जैसे ग्रेफीन वगैरह हैं, वहां पे आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, देखते ही गोली मार दो इसको, एलिमिनेट हो गई। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। Again, very simple and secular statement, no problem. Nanoparticles of some commercial products which enter in the environment are unsafe for humans, of course. साइड इफेक्ट्स तो इसके हैं ही हैं, कितने सारे लोग इसके बारे में आगाह कर रहे हैं, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स और फैशन इंडस्ट्री वाले लोग चीजें बना देते हैं, that can lead to partial and permanent damage in the skin. So here you can easily find out the correct answer.
just by applying your common sense. Okay, so keep on applying your common sense. Keep aside your cell phone for some time and use to think. Keep aside your books sometimes and use to think. इससे common sense develop होगा और इससे आप आसानी से उन सब चीज़ों को कर सकते हैं जिसके लिए लोग बहुत सारी पढ़ाई करते रहते हैं and they become like a bookworm. अब ये चीज़ नहीं चलेगी. यूपीएससी का पैटर्न जो है वो एक निश्चित डायरेक्शन में चेंज होता जा रहा है and I am very happy with this pattern. Those who are little intelligent and they are willing to understand the things instead of mugging up the things, this exam is going to be a boon and in future we will see कि बहुत कम एज के ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर लेंगे जिनकी फेथ है इस सिस्टम में कि एनालिटिकल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है. बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत नहीं है इसको क्लियर करने के लिए. आगे हम और भी डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इतने इजी आए हैं जिसको आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप वहां तक आप पहुंचे रहे हों और उनको सही कंटेक्स्ट में पढ़ पाए हों. सो द स्टेटमेंट डीएनए बारकोडिंग के बारे में दिया गया है. डीएनए बारकोडिंग सिंपल जैसा नाम से ही लग रहा है. डीएनए में जो बेस पेयर्स हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इन सब के सीक्वेंस को पढ़ करके पैलिंड्रोम्स बना करके एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर लेना, इसी को बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग. और इससे बनता है, हो जाती है डीएनए बारकोडिंग. एक बारकोड डेवलप कर लिया. जैसे आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे सारी जगह सारी जो भी चीजें होती हैं पैकेट्स आइटम्स, उसमें बारकोड्स लगे होते हैं, तो उनको स्कैन करके उनकी पूरी डिटेल निकल आती है. उसी तरीके से ये नेचर का जो डीएनए है उससे एक बारकोड, नेचुरल बारकोड हम बना सकते हैं. जो फंडामेंटल्स ऑफ, बहुत डिटेल में इसकी मैंने क्लास करी है, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस इट. जिनको अंडरस्टैंड करना हो, इफ यू वांट टू डिस्कस यू कैन कम टू मी. अदरवाइज इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है. इसको मतलब किसको, जो ओवरऑल डीएनए का जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके बारे में. सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी. उसका एक पार्ट है डीएनए बारकोडिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, डीएनए एडिटिंग, कुछ भी बोलो. सभी में वही फंडामेंटल्स फॉलो होते हैं. CRISPR-Cas9 भी इससे ही रिलेटेड है. तो दूसरा है डिस्टिंग्विश अमंग द स्पीशीज दैट लुक अलाइक, जो सिमिलर दिखती हैं, जिनका फिनोटाइप सिमिलर है लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट है, तो उनके जेनेटिक बारकोड को स्कैन करने से पता चल जाएगा. थर्ड बोल रहा है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल्स और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड. यस, इसके लिए मैं मॉरल जिम्मेदारी लेता हूँ एक चीज की, कि मैंने बोला है जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में डी इज द करेक्ट ऑप्शन. फिर भी अब आप देखिए यहाँ पे डी है ही नहीं है, मतलब 1 2 3 है ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे डी होने का चांस तो गया. अब देखिए सबसे पुअर कौन है इसमें. ये क्वेश्चन मेरे कारण से गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि ऑप्शंस का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है. और इसके लिए हमने बताया था कि दूसरा तरीका, अगर ऑड मैन नहीं दिखाई दे रहा हो तो भी इसमें से ऑड मैन देखने की कोशिश करो जो नियरेस्ट पॉसिबल हो. पहला प्रॉमिसिंग लग रहा है, दूसरा प्रॉमिसिंग लग रहा है, तीसरे में समस्या लग रही है कुछ. आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल्स और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड. एक बार फूड प्रोसेसिंग हो गई तो डीएनए की डेथ हो जाती है उसमें, और फिर उसको आइडेंटिफाई कर पाने का कोई तरीका नहीं है. तो इसलिए 3 इज नॉट करेक्ट. 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा एंड 1 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा एंड 2 इज करेक्ट. सो लाइक दिस यू कैन से. ये है, यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से स्पीसीज, उसका डीएनए निकाल के बारकोड बना दिया गया है. ये देखिए डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, जैसे CTAATC, ये डीएनए बारकोड हो गया. इस बारकोड का डेटाबेस बना के रख लिया जाएगा. इसके फ्यूचर में बहुत 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 सारे यूजेस हैं. जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था, ऐसे सारे स्पीसीज के जीनोम का की प्रोफाइल स्टडी करी जा रही है, और इससे फ्यूचर में एक रेवोल्यूशन आ सकता है. ये देखो हेयर है, रैबिट है, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है दोनों, लेकिन फिनोटाइपिकली सिमिलर है. दोनों पक्षी देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक डक है और एक गूज है. एक हंस का बच्चा है, एक बत्तख का बच्चा है. तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो.
आई होप इट इज क्लियर. अगर नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी. वन मोर क्वेश्चन लेट्स टेक. अति सिंपल, मतलब इससे ज्यादा सिंपल तो एक और क्वेश्चन आया था. मतलब 4-5 क्वेश्चन इतने ज्यादा आसान है जो 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी के लेवल के भी नहीं है. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर ऑक्साइड है. तो इनमें से कौन है जो एसिड रेन करवाएगा? अब यहाँ पे लगेगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा कि नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा कि नहीं होगा, सल्फर ऑक्साइड. तो आप देखते हो हर जगह इनके ऑक्साइड ही तो खतरा किए हुए हैं. नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बन जाती है, सल्फर के ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, बल्क में पाई जाती है, इससे कार्बोनिक एसिड बन जाती है. सो दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड. एक का बेस है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एक का है सल्फर के ऑक्साइड और एक का है CO2. एक है, ये सारी चीजें निकलती हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पर्टिकुलरली इनकम्प्लीट कंबस्शन जब होता है तब और ज्यादा बनती हैं. तो इनको बचाने की जरूरत है, क्योंकि एसिड रेन होने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. और आसमान से जब तेजाब बरसने लगेगी तो क्या बचेगा, जस्ट इमेजिन. तो फ्रेंड्स, दिस वाज द ग्लिम्स ऑफ द एंटायर पेपर 1 and we have lots of things to be discussed in tomorrow's offline class. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है and you want further clarifications and explanations of remaining questions, then please write it, share it and subscribe it, and make the channel disperse some kind of good knowledge, non-commercial knowledge, so that people can get benefited. Thank you so much. And yes, Sadhguru is coming to Bhopal. You can participate in the Save Soil movement and become an earth buddy. So thank you so much.